अगला टॉपिक है बहुल आवेशों के मध्य कूलम्ब बल। बहुल आवेशों के मध्य कूलम्ब बल। बहुल आवेशों के मध्य कूलम्ब बल यानी चार्ज बहुत सारे, जैसे मान लेते हैं कोई निकाय है उसमें n आवेश है, बहुत सारे आवेश है, जैसे ये Q1 और Q2, ऐसे कर लो, ये Q1 है, यहां से मूल बिंदु से ये क्या हो जाएगा R1 सदिश, R2 सदिश, ये Qn मान लो, तो ये हो जाएगा आपके पास Rn सदिश, और यहाँ ये मान लो आपका Q नोड, R नोड सदिश, यानी इस पर बल निकालना है, इस Q नोड पर बल निकालना है। तो इस Q नोड पर बल इस Q1 के कारण इधर होगा इस तरफ, ठीक, और इसके कारण बल किधर होगा इस तरफ, ये तो हो जाएगा 0 पर, Q0 आवेश पर Q1 के कारण बल, और ये जो इतनी दूरी है इसे लिखेंगे R01 सदिश। फिर इसी प्रकार ये हो जाएगी R02 सदिश, ये Q2 लगा रहा है Q नोड पर, इसे लिखेंगे 0 पर 2 के कारण। ये इसी प्रकार n आवेश जो लगा रहा है F0 पर n आवेश के कारण, और इसे लिखेंगे R0n सदिश। तो इस बिंदु पर टोटल बल निकालना है, तो चूंकि बल एक सदिश राशि है तो हम उस पर लगाएंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। क्यों अध्यारोपण का सिद्धांत लगा रहे हैं ये बात भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अध्यारोपण सिद्धांत से, क्योंकि ये सदिश राशि है तो बीजीय योग नहीं कर सकते, तो अध्यारोपण सिद्धांत से Q नोड आवेश पर लगने वाला कुल बल, तो कुल बल कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास F नोड सदिश Q नोड पर लगने वाला कुल बल F नोड 1 के कारण, F नोड पर 2 के कारण, 3 के कारण, 4 के कारण और n के कारण। तो F नोड सदिश 0 पर 1 के कारण F01 सदिश, तो सदिश निरूपण के हिसाब से देखो इसे क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम k लिख रहे थे, k लिख रहे थे k F01 क्या लिखेंगे Q0 Q1 इन दोनों पर लग रहा है, इसके कारण इस पर, तो दो आवेश कौन से हो गए Q1 और Q0 बटे R01 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा R01 के प्लस F02 को क्या लिखेंगे K Q0 और Q2, क्योंकि ये 2 के कारण Q0 पर है तो Q2 और Q0 बटे R02 का स्क्वायर R02 के प्लस एंड सो ऑन, n के कारण इस पे लग रहा है तो इसे लिखेंगे K Q0 Qn बटे दूरी कितनी है R0n का स्क्वायर R0n के, ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद F नोड ये लिख देता हूँ, नीचे दिख रहा है शायद, F नोड सदिश बराबर, सब में क्या कॉमन आ रहा है K, क्या बच गया Q0, तो Q0 भी आ रहा है, Q0 भी सब में है, तो यहाँ बचेगा Q1 R01 स्क्वायर R01 के प्लस Q2 R02 स्क्वायर R02 के
प्लस साइज छोटे लिख रहे हैं यहाँ पर, एंड सो ऑन। यहाँ क्या हो जाएगा Q0 तो बाहर आ गया, QN R0N स्क्वायर R0N K ये वैल्यू। तो यहाँ F नोड जो हमारा F नोड है, F नोड सदिश बराबर यहाँ कितना है K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, ये K का मान लिख रहे हैं। फिर है Q नोड, फिर बाकी चीजें ऐड के अंदर है, तो ऐड का साइन क्या होता है समेशन। अब जहां चेंज हो रहा है वहां पर I लिखेंगे। देखो यहाँ 1 चेंज, यहाँ 1 से 2, 2 से फिर क्या आ गया N, तो यहाँ पे लिखेंगे Q जो चेंज हो रहा है उसके साथ I, तो QI बटे नीचे देखो R0 तो सब में है, ये चेंज हो रहा है 0 के साथ 1 2 N, तो यहाँ क्या लिखेंगे I स्क्वायर डॉट R0 और 0 के साथ जो है वो चेंज हो रहा है, तो उसे क्या लिखेंगे I और K, और कहां से कहां तक I बराबर 1 से स्टार्ट है और N पर खत्म है, ये वैल्यू है। इस Q0 को अंदर भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक। तो ये F नोड बहुल आवेशों के कारण लगने वाला बल। तो बहुल आवेशों के कारण लगने वाला बल कितना होगा, किसी भी आवेश पर लगने वाला कुल बल उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होगा। सबका सदिश योग करेंगे, डायरेक्शन के साथ जोड़ेंगे, उसकी वैल्यू ये है। इस फॉर्मूले पे नहीं जाना है आपको, ये नहीं देखना, ये बराबर सा लगता है, लेकिन हम क्या करेंगे जब भी बल निकालेंगे तो जितने भी चार्ज है सबको जोड़ देंगे, तो आ जाएगा बहुल आवेशों के कारण बल। अब कूलाम नियम से संबंधित 2-4 टॉपिक्स है वो हम देखेंगे, 2-4 बिंदु हैं जो बहुत काम आएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसकी शर्त क्या है। अगर आप कूलाम नियम की शर्त पूछे तो आपको ये लिखना है, कूलाम नियम की शर्तें। शर्तें पूछता है तो पहली शर्त तो यही है कि आवेश कैसा होना चाहिए, स्थिर और बिंदुवत। स्थिर और बिंदुवत। स्थिर मतलब आवेश गतिशील नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवेश गति करेगा तो वहां पे कूलाम बल के अलावा एक और बल लगने लगेगा, चुंबकीय बल, इसलिए ये वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि कूलाम बल केवल कूलाम बल लगे तभी ये सत्य है, ठीक। इसलिए आवेश स्थिर रहेंगे तभी कूलाम बल लगेगा। दूसरा है बिंदुवत, आवेश कैसे होनी चाहिए बिंदुवत, बहुत पॉइंट चार्ज। ऐसा जरूरी नहीं कि यही पॉइंट चार्ज हो, बिंदुवत कण मतलब पृथ्वी भी एक बिंदुवत हो सकती है, यदि उसे बहुत दूर से देखा जाए, सूरज पे जाके देखा जाए या किसी दूसरे दूर ग्रह पे जाके देखा जाए तो पृथ्वी बहुत छोटी लगेगी बिंदुवत। यानी बिंदुवत होने का मतलब है दोनों चार्ज के बीच में, ये Q1 चार्ज है, दूसरा यहाँ है Q2, अगर ये दूरी यहां से यहां तक ये दूरी R, अगर ये बहुत बड़ी है, अगर ये दूरी बहुत बड़ी है इनकी त्रिज्या से, इनके आकार से, तो इसे हम क्या मानेंगे, दोनों चार्ज को बिंदुवत। तो पहली शर्त यह है कि स्थिर होना चाहिए और बिंदुवत होना चाहिए, गतिशील नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि जो दोनों के मध्य दूरी है वो 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होनी चाहिए। अगर इससे कम हुई 10⁻⁻15 मीटर से तो कूलाम बल नहीं लगेगा, तब एक नया बल लगेगा जिसे बोलेंगे नाभिकीय बल, और जो हमेशा आकर्षण प्रकृति का ही होगा। ये हम आगे पढ़ेंगे, नाभिकीय बल 15वें चैप्टर में आएगा। तो दूरी जो है वो 10⁻⁻15 मीटर से कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए,
इससे कम होते ही कौन सा बल लगने लगेगा, नाभिकीय बल। तो दूरी इससे ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन, जो आर है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए इससे, तभी क्या लगेगा वहां पर कूलाम बल। इससे छोटी दूरी है तो कूलाम बल नहीं लगेगा, तब लगेगा नाभिकीय बल। तीसरा चीज, क्योंकि ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। कौन से नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम, यानी इसके बटे में 1/r² आ रहा है, इसलिए व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तो ये कैसा बल है, संरक्षी बल। संरक्षी बल, असंरक्षी बल को हम पहले पढ़ चुके, यानी वो बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, उसे बोलेंगे संरक्षी बल। वो संरक्षी बल है तो उनमें स्थितिज ऊर्जा होती है। हमने बताया कि जो बल संरक्षी होता है वो स्थितिज ऊर्जा लेकर चलता है, तो इसकी भी स्थितिज ऊर्जा है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए ये बल कैसा बल है, संरक्षी बल, इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथी चीज ये है कि मान लो ये दो चार्ज है Q1 और Q2, -Q2 ले लो, Q1 और -Q2, तो दोनों पे कैसा बल होगा, आकर्षक, दोनों जिगरी दोस्त, तो ये इधर बल लगाएगा, इधर लगाएगा। ये जो बल लग रहा है 1 पर 2 के कारण, ये है 2 पर 1 के कारण। हम केवल इसका अध्ययन कर रहे हैं एक बार, इस पे बल कितना लगेगा, F12, किधर लगेगा, -Q2 की ओर, क्योंकि ये जिगरी दोस्त है इसलिए इसे दोस्ती नहीं पानी है, ये इधर जाएगा। अब कोई तीसरा आ गया, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया जिसका मान है -Q3। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये भी इसका दोस्त बनेगा, तो ये भी इधर अट्रैक्ट होगा, इसके कारण ये इधर भी जाने लगेगा, जिसका मान होगा F13 सदिश। अब रोचक बात ये है कि इसके आने से क्या इसकी दोस्ती में या इसके द्वारा लगाए गए बल F12 में कोई परिवर्तन आएगा या नहीं। तो मैं बता दूं कि तीसरा आवेश या अन्य आवेश आने के कारण पहले वाले आवेश के द्वारा लगाए गए बल में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये जितनी दोस्ती पहले निभा रहा था उतनी ही निभाएगा, इसके आने से इसकी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये एक्स्ट्रा बल और लगाने लगेगा, ये जो Q3 है वो इस पे एक एक्स्ट्रा बल और लगाने लगेगा, लेकिन ये जो पहले लगा रहा था उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो उतना ही रहेगा। तीसरे या अन्य आवेश के आने के कारण इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बल है जो लगा रहा है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंसानों की तरह कोई ऑब्सेशन नहीं है। तो ये रूल हमेशा ध्यान में रखना है। देखो समझने के लिए मान लो ये 10 न्यूटन लगा रहा था, कितना लगा रहा था 10 न्यूटन, जब ये नहीं था। अब ये आ गया तो ये भी बल लगाने लगेगा, मान लो 5 न्यूटन का लगाने लगेगा। कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन के लगाने से इस 10 न्यूटन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 10 न्यूटन ही लगाएगा। लेकिन हाँ, इस वाले आवेश पर नेट फोर्स, परिणामी बल वो चेंज हो जाएगा, परिणामी बल चेंज होगा। अगर इसके आप कोई आवेश लेकर आते हो, एक और आवेश लेकर आते हो, तो वो और बल लगाएगा जिसके कारण इसका परिणामी बल चेंज हो जाएगा। इसके जो बल का परिमाण है जो पहले 10 न्यूटन था वो कुछ और आएगा, लेकिन ये जितना बल लगा रहा है उसमें चेंज नहीं आएगा, ये 10 न्यूटन ही लगाएगा। ये दूसरा आ गया तो और लगाने लग जाएगा 5 न्यूटन, जिसके कारण इसके नेट फोर्स परिणामी बल में परिवर्तन होगा, नहीं कि इसके द्वारा लगाए गए बल में। अगर आपको ये पूछता है कि ये वाला इसके आने के बाद कितना फोर्स लगाएगा, तो ये वाला तो 10 न्यूटन ही लगाएगा, ठीक है, इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ा।
हाँ ये पूछे इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, तब आपको नेट फोर्स निकालना है दो सदिशों का योग। परिणामी R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा से। एक और है इसकी प्रॉपर्टी, ये कैसा बल, इसमें R आ रहा है, आपने देखा तो रो टारगेट आ रहा है, तो टारगेट आने का मतलब क्या है, ये जो सेंटर फोर्स होते हैं केंद्रीय बल, ये संरक्षी बल भी है और केंद्रीय बल भी है, ये केंद्रीय बल, ठीक, क्योंकि इसके साथ दो टारगेट आ रहे हैं, जो भी केंद्रीय बल था हमारे पास उसके साथ भी दो टारगेट था, तो जहां दो टारगेट आता है वो केंद्रीय बल बन जाते हैं, तो ये होगा आपके पास केंद्रीय बल। ये हमारे पास कूलॉम नियम था, कूलॉम नियम खत्म हुआ। इस पर आप एक न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लो एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ए भुजाकार, ए भुजाकार समबाहु त्रिभुज है और सभी शीर्षों पर, ये इसके शीर्ष कोने हैं, इन पे क्यू चार्ज रख दिया, सेम क्यू चार्ज रख दिया, तो किसी एक आवेश पर कितना बल लगेगा, तो किसी एक आवेश पे कितना बल लगेगा, ये इसमें कितना लगा रहा है, मान लो इसे ए दे दो, इसे बी दे दो, इसे सी दे दो, ठीक, तो ये बल, ये वाला आवेश बल किधर लगाएगा, इस ओर, मिलाने वाली रेखा क्या होगी, पॉजिटिव है, तो प्रतीक से बाहर की ओर इसे लिखेंगे F1 सदिश, ये वाला इधर लगाएगा, इसे क्या लिखेंगे F2 सदिश, तो ये वाला कितना लगाएगा F1 बराबर, डायरेक्शन समझ में आ रही है कैसे लिखिए F2, मिलाने वाली लाइन, इस आवेश के कारण कितना लगेगा, तो ये लाइन मिला रही है तो सीधे ले जाओ F2 सदिश, F1 ये वाला कितना फोर्स लगाएगा K Q तो कितना आ जाएगा Q स्क्वायर बटे इनके बीच की दूरी का स्क्वायर A स्क्वायर, सदिश नहीं लिख रहे, केवल परिमाण लिखा है। बल का मान ज्ञात कीजिए, इसमें बल का मान ज्ञात करना है, कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, F हो गया, F2 ये कितना लगाएगा K, ये चार्ज इंटू ये चार्ज Q इंटू Q स्क्वायर बटे इन दोनों के बीच की दूरी A तो A स्क्वायर, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही होता है, तो ये आ गया इसका मान, F1 F2 दोनों बराबर है। अब ध्यान से देखो, अब हमें नेट फोर्स निकालना है, इस पर लगने वाला कुल परिणामी बल, तो इस पे दो बल लग रहे हैं, दोनों को कैसे जोड़ेंगे, R स्क्वायर मतलब F1 स्क्वायर, R बराबर अंडर रूट T स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, Q की जगह F2 है, प्लस 2pq cos थीटा, तो थीटा मतलब ये वाला एंगल, ये कितना है, जितना ये है, अब ये समबाहु है तो ये 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज का एंगल 60 होता है, तो ये कितना जाएगा थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब यहाँ थीटा का मान 60 रख दो, तो कोस 60, ये सब बराबर है, F1 F2 तो F1 ही लिख लो सब में, कोस थीटा कोस 60 का मान कितना होता है भाई 1/2, तो 1/2 2 से 2 कट गया, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, F1 इंटू F1, तो कितना जाएगा अंडर रूट 3F1 स्क्वायर, बाहर निकालो तो कितना जाएगा अंडर रूट 3F, F का मान सॉरी F1 F1 का मान अंडर रूट 3K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर, इतना बल लगेगा। इसी प्रकार अगर मान लो कोई ऐसा आ जाए, वर्ग आ जाए चारों कोनों पे रखते हैं ऐसे,
अगर वर्ग है तो ये किधर लगाएगा, इस ओर फोर्स, ये किधर लगाएगा, इस ओर, ये किधर लगाएगा, इस ओर। समान चार्ज है क्यों क्यों क्यों। तो पहले ये बल निकाल लो F1, F2 निकाल लो और F3, ये वाली डिस्टेंस जो है वो आप मेजर कर लेना, √2 इंटू हो जाए। तो यहाँ से F1 F2 निकालोगे, F3 निकालोगे, क्योंकि ये रूल तो दो ही सदिश के लिए लग सकता है। तो पहले आपको इन दोनों को सोल्व करना है, F1 और F2 को, ये वाला रूल लगा, क्योंकि इसका जो परिणामी आएगा वो इन दोनों के बीच में से इधर आएगा। दोनों फोर्स इक्वल है तो बीच में से आएगा, ठीक है। फिर हम डायरेक्ट जो F1 और F2 का जो परिणामी आएगा यहाँ पर F डैश लिख लेना उसे, वो F डैश इसमें जोड़ देना, ट्राई करना इसे करने की। और आपको ये फोर्स निकालना है, कितना फोर्स लगेगा इस पे। ये वर्ग है ए, ये फोर्स निकालना, आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। बाकी जो न्यूमेरिकल डिस्कशन है वो अगले वीडियो में करेंगे।